हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन और रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन चालू किया था। ठीक है, तो लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो पूरा पाताल लोक से आकाश लोक तक जाती है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी उसकी रेंज होती है। अब जहां तक अपन बात करेंगे वन अपॉन लीनियर की, तो वन अपॉन लीनियर की रेंज जो होगी ना, दैट विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये मैं आपको कल सिखा चुका था कि दिस ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट जीरो, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये होता है कि ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी। आप इसमें ना कोई भी एक्स डाल दो, ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने देखा था, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ने एक और तरीका देखा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को अकेला कर लो, तो उससे क्या होता है ना, वाई जो है वो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है। तो आप अब चेक कर लीजिए कि भाई डिनोमिनेटर जो है उसमें y, मतलब उसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता y का वैल्यू। मतलब y का वैल्यू अगर जीरो हुआ तो ये आर एच एस नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आर एच एस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब एल एच एस भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब एक्स भी नॉट डिफाइंड। मतलब y को जीरो करने के लिए ऐसा कोई x डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है? y को देखो इधर, y को जीरो करने के लिए कोई एक्स डिफाइंड ही नहीं है। मतलब कोई इनपुट ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में जिसके लिए आउटपुट जीरो हो जाए। ठीक है, तो आउटपुट मतलब जीरो हो ही नहीं सकता है, तो आउटपुट जीरो नहीं हो सकता बस। बट जीरो के अलावा बहुत सारे नंबर्स हो सकता है। जीरो के अलावा इट कैन बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो सेम क्वेश्चन वी डिड। एंड फिर अपन ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना सीखा था। सबसे पहले आपको मैंने माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी निकालना सिखाया, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू वाज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप आराम से रेंज निकाल सकते हो। आज अपन इसको और थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे एंड अपना ये पूरा लेक्चर जो है इसमें डेडिकेट होने वाला है। और फिर अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी आज ही चालू कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, सॉरी। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, क्वाइट सिंपल। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल 7 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए प्लीज एवरीवन। देखो भाई, यहां पर लिखा हुआ है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। दो तरीके हैं रेंज निकालने के। या तो आप माइनस डी बाई फोर से निकाल लो ग्राफिकली थोड़ा सा सोच के, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, क्या कहा मैंने कि माइनस डी बाई फोर वाली मेथड से निकाल लो, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा इस क्लास में जल्दी से बताएगा मुझे, है ना? कोई भी बच्चा, अदरवाइज फिर मैं नाम पॉइंट आउट करके पूछूंगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फेजिंग अपवर्ड या फेजिंग डाउनवर्ड। फेजिंग अपवर्ड या फेजिंग डाउनवर्ड, कैसा ग्राफ बनेगा? ओके, विनायक आप कुछ कह रहे हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। Try to speak now. डाउनवर्ड बनेगा, यस। एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू, मेरे को दिखाई दे रहा था कि किसी का माइक चालू है, बट कोई बात नहीं, चलिए। इट्स एक्चुअली योर माइक प्रॉब्लम। ओके, तो फेजिंग डाउनवर्ड बनेगा ना। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि अगर एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो पैराबोला फेजिंग डाउनवर्ड बनना चाहिए। ऐसा कट भी कर सकता है, या फिर ऐसे टच भी कर सकता है, या फिर लटका भी हो सकता है। मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं है, बस ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अच्छा, वाई एक्सिस मान लो इधर है,
मानने में क्या जा रहा है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है। अभी अपन इतने बड़े तो हो गए ना कि अपने को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फर्क पता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला जो इनपुट है वो होता है -b/2 है, और आउटपुट होता है -d/4 है। ठीक है, और आउटपुट को ही तो रेंज कहते हैं। तो आपकी रेंज इस केस में कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताइए? ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये ग्राफ तो नीचे पूरा पाताल लोक तक जाएगा। पाताल लोक से कहाँ तक जाएगा? आकाश लोक तक, या फिर यहीं पे रुक जाएगा? यहीं पे रुकेगा ना, मैक्सिमम तो यहीं तक जा पाएगा। तो मैक्सिमम ये वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट ले पाएगा? -d/4a, -d/4a ले पाएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस बार? इस बार इसकी रेंज उल्टी हो जाएगी। इस बार उसकी रेंज हो जाएगी -d/4a, सॉरी, आई एम सॉरी, छोटा रेंज पहले लिखेंगे ना। तो सबसे छोटा क्या हो रहा है? ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो -इन्फिनिटी से लेकर -d/4a तक। इज दैट ओके? ये रेंज होने वाली है, तो आप डायरेक्टली निकाल लो रेंज। ये तो मेथड नंबर 1 है। तो -d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4ac, तो इधर अपन डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी इधर नहीं, ये यहाँ पर अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा? b² मतलब 5² माइनस 4 × a × c, ये हो गया माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a, -d/4 है। 4a कितना आ जाएगा यहाँ पे? -2 के बराबर, राइट? तो a का वैल्यू यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ मैं, और ये आपकी रेंज हो गई खत्म, आपका आंसर आ चुका है। वेरी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा ग्राफ बनाते आता है तो। माइनस इन्फिनिटी से लेके देखिए 25 माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 4 2 8, 8 7 56, 7 8 56, तो 25 प्लस 56 नेगेटिव का अपॉन -8। देखो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो अब ऐड करेंगे अपन 61 71 81, ये कितना आ जाएगा? 81 का अंडर रूट। बेटा 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9। अच्छा सॉरी, मैंने अंडर रूट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही लेना है आपको। डिस्क्रिमिनेंट तो बिना अंडर रूट का होता है ना। तो सिर्फ 81 लेंगे अपन, तो y बिलोंग्स टू -8 से लेके 81/8 का नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज अपन ने ऐसा नहीं कि पहले निकालना नहीं सीखा है, बट मैं आपको अभी निकालना इसीलिए फिर से याद दिला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे के क्वेश्चन समझ में आए। मेथड 2 ये हो सकता है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करके देखिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे हम। एक सेकंड है ना, 1 सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप सही कह रहे हो, एक्चुअली माइनस साइन एक बाहर है, तो -d/4 लिखा है ना मैंने। मैं देख लेता हूँ, -इन्फिनिटी टू 81/8 लग रहा है आपको, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन निकालते एक बार और। तो -इन्फिनिटी से -d/4 है। ओके, लेट मी चेक। b² - 4 × a × c, दैट इज 56, तो 81 तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 81 -d/4a। तो एक -8 नीचे है और बाहर एक माइनस है ना। यस, एक मिनट है ना, ये क्रैश हो गया है। ओके, तो ये माइनस और माइनस जो है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। दैट आई डेंट डू। ये माइनस और ये वाला माइनस जो है इनको कैंसिल करना पड़ेगा। कर देना प्लीज़, है ना। यहाँ पे +81/8 आ जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं बच्चों। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या लिखा है? -2x² + 5x
+7। देखते हैं क्या करना है अपने को इसमें। आप सबसे पहले क्या किया करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उसको -2 बना लो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आप -2, सॉरी 1 बना लो, -2 को कॉमन ले लो। -2 को जबरदस्ती कॉमन लेंगे अगर अपन, तो एक्स स्क्वायर -5/2 एक्स -7/2 आएगा। चेक करो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरी हैबिट है, मैं हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाता हूँ। तो 1 बना दिया मैंने। ओके, देख लो ना, सही है। अब ये -2 जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये -5/2 के साथ करने पे 5 ही मिलेगा। -7/2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 7 ही मिलने वाला है। सो इट इज वन सेम थिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन ये -2 को बाहर रहने देंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो है ही अपने पास, लेकिन ये जो सेकंड वाला टर्म है ना -5/2, इसका हाफ करो। -5/2 का हाफ क्या हो जाएगा, -5/2/2, दैट इज -5/4। ये बन जाएगा आपका बी। तो ए हो गया एक्स और बी हो गया -5/4। यस और नो। तो ये बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक -7/2 बाहर है पहले से। अब आपको क्या करना है, ये -5/4 जो है, -5/4 जो है इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। -25/16। ठीक है, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कोई ऐसा है जिसने मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला लेक्चर अटेंड नहीं करा था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू वीक्स अगो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, सो नाउ दिस विल बिकम x-5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर 8, 56, 81/16 आ जाएगा। ठीक है, -81/16। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपको क्या करना है। ये जो आइटम है ना पूरा, इसका मतलब बेसिकली इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मिनिमम वैल्यू तो आप आराम से बता सकते हो। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तब ये सिर्फ इतना वाला पार्ट, बाहर एक -2 है उसको अपन बाद में देखेंगे। ये जो इतना सा पार्ट है ना ये मिनिमम होगा, क्योंकि जब ये मिनिमम होगा तब ओवरऑल मिनिमम होगा। सही बात है ना। जब ये मिनिमम होगा तब ये ओवरऑल मिनिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तब ये ओवरऑल मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये 81/16 तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट, ये तो चेंज होने से रहा, इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर x का टर्म आ रहा है। देखिए यहाँ पर x आ रहा है, और ये जैसे जैसे x बदलेगा, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो चेंज होता रहेगा। मान रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो। सो जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा, है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन x नाउ। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे ये पूरा चीज वेरी करेगा। यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ रहा है। अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए y, अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। y मिनिमम, अच्छा एक्चुअली आपको तो अच्छे से पता है कि ग्राफ उल्टा आएगा ना। एक्चुअली वो ब्रैकेट का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है। मतलब आपका पैराबोला जो है वो उल्टा आएगा ना, पैराबोला विल बी उल्टा इन दिस केस। तो वो वाला वैल्यू एक्चुअली मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि वो टॉप वाला वैल्यू होता है। तो अपन इसको वाई मैक्स लिखेंगे। ठीक है, वाई मैक्स कब आएगा, जब ये वाला आइटम जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली ये आएगा मिनिमम, मानता हूँ मैं, ये पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, बट बाहर नेगेटिव नंबर है तो वो उसको मैक्सिमम बना देगा। ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको और अच्छे से। वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, -2 इंटू जब ये जीरो हो जाए। तो जब ये जीरो हो जाएगा मतलब 0 -81/6, तो -81/16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 और 16 कट गया तो 81/8 आ जाएगा। ये वाई का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और वाई का मिनिमम वैल्यू कब हो जाएगा, जब ये इन्फिनिटी हो जाए। एक्चुअली ये जब आप इन्फिनिटी रखोगे ना तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन बाहर -2 है। -2 इंटू इन्फिनिटी,
-2 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा पता है आपको, फिर से बहुत बड़ा इन्फिनिटी नेगेटिव का, लेकिन बट ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया अब, क्योंकि -2 इन्फिनिटी का डबल हो जाएगा लेकिन नेगेटिव भी हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी ही कहलाएगा। आप ये मत बोलना कि इसको -2 इन्फिनिटी कहेंगे, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बड़ा नंबर, तो वाई मिनिमम क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये वाला नंबर जो है वो ज़्यादा छोटा है, इसलिए अपन ने इसको पहले ही मिनिमम बोल दिया था। और ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है माइनस इन्फिनिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी वहां मिलेगा कहाँ, पाताल लोक पे, और ये 81/8 आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, अपने अभी अभी ग्राफ में देखा था। ये इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू y मिनिमम से y मैक्सिमम। ठीक है, y मिनिमम से y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी क्लोज्ड, और y मिनिमम ऊपर रहेगा क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 81/6। सेम आंसर आ रहा है। कौन सा मेथड आप ज़्यादा प्रेफर करोगे? मेरे को लगता है आप पहला वाला ज़्यादा प्रेफर करना चाहोगे, क्योंकि इससे आंसर जल्दी आ गया था और अपने को सब कुछ विजिबल था, दिमाग भी कम लगा। दूसरे वाले मेथड में भी कुछ खराबी नहीं है, बट ये माइनस साइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, माइनस साइन की वजह से हमको थोड़ा और ज़्यादा सोचना पड़ा। ठीक है, बट कोई नहीं, वी कैन थिंक अबाउट इट, हम लोग सोच सकते हैं। आगे बढ़ते, यहाँ तक पहले लिख लो अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल है, रेडी हो क्या, पक्का? डरना मत है ना। फाइंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी फाइंड नहीं है, फॉर है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है लिखिए लॉग। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है लॉग नहीं पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने एटलीस्ट, बट फिर भी ये क्वेश्चन तो मैं दूंगा आपको, करना पड़ेगा हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। ओके, रेडी है क्या अपन? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, पता है सबको? क्या पढ़ा था अपन ने बताइए? लॉग ऑफ मंकी माइनस लॉग ऑफ नलायक क्या होता था बताइए? लॉग ऑफ मंकी अपॉन नलायक। बहुत टाइम हो गया क्या लॉग पढ़े हुए? पूरा डिटेल में पढ़ा है अपन ने, मोर देन 20 लेक्चर्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसकी आपको है ना मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल कंसिडर कि इसको अपन वाई मान लेते हैं, इसको आप वाई मान लो। अब आपको क्या निकालना है, वाई मिनिमम निकालना है, आपको वाई मिन निकालना है। तो लॉग ऑफ x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 अपॉन x+2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब आपको क्या करना है, ये y जो है आपके सामने, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे यार, डरते हैं क्या? अच्छा बताओ, ये क्यूबिक है और नीचे लीनियर है, क्या आप डिवाइड कर सकते हो? यस, वाई नॉट, वी कैन डिवाइड। ऊपर देखिए x+2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो दो तरीके हैं डिवाइड करने के। पहला तो ये है कि आप इसमें रूट कॉमन ले लो, जैसे कि ऊपर आप -2 डाल के देखो बेटे, चेक करके देखो ना कि -2 इसका रूट है कि नहीं है, अगर रूट हुआ तो x+2 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स, तो x+2 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, है ना? तो देखते हैं, -2 यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, -8,
डालूँ पक्का? -8, यहाँ पे -2 डालें तो 4 आ जाएगा, 4 × 4 -16, फिर यहाँ पे -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पे +26, -24 -2 -26 आ चुका है, और +26 0 आ गया, तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब -2 डालने पे आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस -2, दैट इज x+2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकेंड फैक्टर मेरे को नहीं पता है, और थर्ड फैक्टर आ जाएगा x+2। इज दैट ओके? कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड फैक्टर कोई बताइए मुझे, कैसे निकालेंगे जल्दी से, कैसे निकालेंगे और यह क्या होगा? आप अगर ये तरीके से करना चाहते हो x+2, और फिर डिवाइड कर दिया आपने x³ -4x² प्लस x+26, है ना? यही तो मेथड आता है आपको लॉन्ग डिवीजन का। लेकिन आप करोगे फिर वही x² रखोगे, यहाँ पे आएगा x³ फिर 2x², फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना? एंड यू विल कैरी ऑन द प्रोसेस, फिर आपको यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन अब अपन बड़े हो गए भाई, अपन अब बड़े हो गए, अब ये गरीबों का मेथड है, ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व। और मैंने आपको एक लेक्चर पूरा डेडिकेट करा है जस्ट फॉर द ट्रिक ऑफ दिस डिवीजन, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि उस बात को 2 महीने हो गए, लेकिन मैंने एक पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करा था सिर्फ इसी चीज़ में, कि लॉन्ग डिवीजन को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। किसी को याद है, एनीवन इन दिस क्लास? यही तो दिक्कत है, आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हो। देखो भाई, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ एक चीज़, कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होगा, है ना, इंक्लूडिंग यू पीपल, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप मेहनत करोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि करना पड़ेगा। वो लोग हैं ना, इसका डिवीजन जो है विद इन सेकेंड्स करने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो डायरेक्टली ऐसे करेंगे डिवीजन, ओरली। लॉन्ग डिवीजन करके वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सबको बहुत इजी लगा होगा इसका ट्रिक, सबको डिफिकल्ट लगा होगा, बट प्रैक्टिस करोगे करोगे करोगे, बार बार वही चीज़ करोगे, तो अपने दिमाग को इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो विद इन सेकेंड्स एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले x³ लाने के लिए, फर्स्ट टर्म लाने के लिए आप सोचो, और लास्ट टर्म लाने के लिए सोचो। फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? जब ये वाला x, इसको क्या मिले बताइए, इसको x² मिल जाए। इसको जब x² मिल जाएगा तो ये वाला x इंटू x² आपको डेफिनेटली x³ दे देगा, राइट और रॉन्ग? और लास्ट टर्म कब मिलेगा? 26। 26 यार, ये x की मदद से तो नहीं आने वाला है, क्योंकि x की मदद से जो भी टर्म आएगा उसमें एक ना एक x तो होगा ही होगा। 26 कब आएगा? जब कांस्टेंट ये जो 2 है, इसको कुछ नंबर देंगे अपन। तो 2 को क्या नंबर देना बताइए? 2 को 13 देंगे, तो यहाँ पे +13 होना चाहिए। 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आप क्या करें कोशिश, है ना, अब है ना, ट्राई टू क्रिएट आइदर x या फिर -4x², कोई भी एक बनाने की कोशिश करो, दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। करें कोशिश, चलिए कोशिश करते। देखिए, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको ये 1x चाहिए, क्या चाहिए? 1x। तो ये x का टर्म चाहिए आपको। x का टर्म कब आता है बेटा? x का टर्म तब आता है जब x को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 13 से, तो x इंटू 13 13x हो जाएगा, है ना? एक तरीका ये है x का टर्म लाने का, और एक तरीका ये है कि जब ये वाला 2 जो है, इसको बीच में कोई टर्म मिले जो x का हो, तब वो देगा। मान लो बीच में x हुआ तो 2x आएगा, 2x हुआ तो 4x आएगा, 4x हुआ तो 5x आएगा, मतलब 8x आएगा, सॉरी। चलिए, थोड़ा सा भी अपने को मुश्किल लग रहा होगा, बट वी विल कम टू दिस। अब देखो, जब ये वाला x और ये वाला 13, ये कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको 13x तो मिलना ही मिलना है। तो 13x अपने पास ऑलरेडी है, बट अपने को 1x चाहिए। तो 13x है अपने पास, एंड अपने को 1x चाहिए। तो 1x चाहिए, तो 13x में क्या ऐड करूं कि 1x आ जाए बताइए? -12x। तो आप क्या सोचिए कि -12x किसी भी तरह अपन क्रिएट करेंगे। अब अपना टारगेट क्या है? बस इतना सा टारगेट है मेरा कि आई वॉन्ट टू क्रिएट -12x, ताकि वो 13x के साथ ऐड होकर मेरे को ये 1x दे दे।
ठीक है। और ये -4x² ना अपने आप आ जाएगा, आपने इसका जुगाड़ करना है बस, ये अपने आप आ जाएगा, या वाइस वर्सा, आप इसका जुगाड़ करो ये अपने आप आ जाएगा। यही तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। लिसन आउट वेरी केयरफुली, ओके, दिस इज डिफिकल्ट, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। अब आप सुनिएगा। तो ये जो 2 है, सॉरी नॉट 2, ये जो x है, इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अपने को -12x चाहिए। तो 13x तो ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखा नहीं है 13x, आई हैवंट रिटन 13x, बट आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर 13x पहले से लिखा हुआ है। इमेजिन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जब आप इसको इसको गधों की तरह मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म 13x का आएगा। कब? जब ये x और 13 मल्टीप्लाई होगा। तो आपको -12x चाहिए। -12x अब कब मिलेगा आपको? ये x तो देगा नहीं अब आपको, x का टर्म दोबारा एक बार दे चुका है, x और 13 मिलके। अब ये 2 देगा, तो ये 2 को बीच में किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके -12 आएगा। तो बीच में अपने को -12 चाहिए, -12 चाहिए, तो बीच में कुछ होना चाहिए। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -12x आ जाए? -6x, तभी तो -12x आएगा, है ना? तो वन बीच में -6x रख देंगे तो वो -12x को देगा, और ये वाला -12x और एक 13x ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक 13x आना ही आना है। तो वो वाला 13x और ये वाला -12x, ये मिलकर आपको क्या दे देगा? 1x दे देगा, ये वाला। आ गया आपका शॉर्ट कट। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने भी यही सोचा था, जब मेरे टीचर ने मुझे पहली बार करके बताया था, मुझे तो समझ में नहीं आया था ऑनेस्टली। मेरे को 15 दिन लगे थे इसको खुद से सॉल्व करने में। तो क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको भी समझ नहीं आया हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समझ में आएगा ही नहीं, आएगा, बट पहली बार में ना ये दिमाग घुमा देता है। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इससे अच्छा तो हम ये लॉन्ग डिवीजन ही कर लेना, टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, कौन इतना हेडेक करे। भाई उसमें आपको टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाना, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। आपको 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। आप नहीं करोगे तो कोई और तो सॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन हमें करना है। आप अपने आप को पुश करो, आप सोचना स्टार्ट करो कि नहीं भाई मेरा तो होगा सिलेक्शन। अगर आपने ये बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन होगा, या ऐसा सोच लो कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ना। क्या होता है ना कि जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कर लो कि अपन मैच जीत गए, और मैच जीतने के बाद की सिनेरियोज क्या है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि हाँ जीत गए, मतलब हर कोई बोल रहा है कि मैच जीत गए, यू आर गेटिंग द ग्लोरी। तो आप है ना फिर उस हिसाब से पुश करोगे अपने आप को। अब आप सोचो कि आपका जेई में हो गया सिलेक्शन, है ना, आपने मेहनत करी और आपका सिलेक्शन हो गया, और आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, आप आईआईटी में जा रहे हो, एनआईटीज में जा रहे हो। तो क्या होगा ना कि अगर आप इतना इमेजिन करोगे तो आप पुश कर लोगे अपने आप को कि हाँ यार उस लेवल की पढ़ाई करनी। मैंने क्या किया था कि जब भी अपने पास एक क्यूबिक आती है, तो मैंने एक क्यूबिक को कॉपी के रफ पेज में बार बार लॉन्ग डिवीजन करने की कोशिश करी थी। इसको x-2 से x+2 से डिवाइड करने की कोशिश करी बार बार। तो जब जब आप डिवाइड करोगे, अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज थोड़ी हो पाएगा। तो आप है ना ऐसी कम से कम 10-15 क्यूबिक लिखो और उनको खुद से डिवाइड करने की कोशिश करो। गेटिंग माई पॉइंट? तब तक करो जब तक आपको एक एक्सपर्ट की तरह फील नहीं होने लग जाता है कि अब मैं ये ओरली कर लूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? तब तक करो जब तक आपको एक्सपर्ट की तरह फील नहीं हो जाता है। ठीक है। पीयूष इज सेइंग हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी? देखो यार, मैं तो आपको बता दूंगा कि ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स मिनिमम, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर्स, इतना तो था। बट आप लोग बोलोगे सर क्या सबूत है, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो क्या पता आपने कम पढ़ाई करी और आपका सिलेक्शन हो गया हो, क्या पता आपने और ज़्यादा पढ़ाई करी हो, है ना? मतलब यू कैन आस्क ए लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। तो कोई अच्छा दिन होगा तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मतलब आज से 12-13 साल पुरानी मेरे पास एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। तो व्हाट आई यूज टू डू, चलो अब मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके बीच में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अगर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ना अगर कोई, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। आई वॉज क्वाइट डिसिप्लिन्ड। मैं क्लास 11th में ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था, 12th में थोड़ा ज़्यादा था।
तो होता क्या था ना कि व्हाट आई यूज टू डू कि मैं ग्राफ बनाता था रोज। मेरे पास एक स्टॉप वॉच होती थी, स्टॉप वॉच। उसमें एक बटन होता था स्टार्ट एंड स्टॉप का। तो जैसे ही मैं स्टडी टेबल में पढ़ने बैठता था तो आई यूज टू स्टार्ट, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, स्टॉप वॉच जो है वो फिर उसको उल्टा फेस करके रख देता था। फिर मान लो बीच में अपन कुछ उठे ब्रेक के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, फॉर एनी अदर थिंग, है ना, या तो फिर मस्ती करने के लिए ही उठ गए, तो जैसे ही टेबल से उठे या फिर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई यूज टू स्टॉप इट। ठीक है, आई शो यू द प्रूफ ऑफ दिस। मेरे पास एक फोटोग्राफ है जिसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, मेरी बहुत बचपन की। आई विल शो यू दैट फोटोग्राफ। मैंने अपने आपके सीनियर बैचेस को भी दिखाया था, कभी ना कभी आपको भी दिखाऊंगा मैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ना, आपका स्टॉप वॉच जब आप सोने जाओगे तो वहां पे एक रिकॉर्डिंग आएगी कि कितना घंटा आपने पढ़ाई किया एक्चुअली, मतलब नॉट जस्ट सिटिंग ऑन द टेबल, नॉट जस्ट आई मीन लेजर टाइम उसमें काउंट नहीं होगा, कितना टाइम आप एग्जैक्ट टेबल में बैठ के पढ़ रहे थे। तो इट यूज टू रिकॉर्ड लाइक 7 आवर्स समटाइम्स। कभी कभी ये 5 घंटा हो जाता था, कभी कभी ये 3 घंटा भी हो जाता था। तो ऑन दोज डेज आई यूज टू फील रियली बैड कि यार काफ़ी कम पढ़ा आज। तो बट एक अच्छी बात थी कि आई डिड इट फॉर एवरी सिंगल डे। एक भी दिन नहीं रुका, मतलब जिस दिन दिवाली था ना, दिवाली, उस दिन भी मैंने इसको स्टार्ट स्टॉप किया था। मेरे को अच्छे से याद है, दिवाली के दिन माई स्टडी आवर्स वॉज 1 आवर 15 मिनट्स, ऐसा करके कुछ था। ठीक है, क्योंकि उस दिन नहीं होती पढ़ाई, बट मैंने फिर भी रिकॉर्ड करा ताकि मुझे फील हो कि मेरा आज काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर दिन पढ़ना है, कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी है, बट हर दिन रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब ब्रेक लिया है। और फिर ये जो टाइम आता था, आई यूज टू राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर। मेरी नोटबुक के फ्रंट पेज में मैं इसको लिखता था, जैसे कि 1 सितंबर को मैंने पढ़ा 5 घंटा, ठीक है, 2 सितंबर को मैंने पढ़ा लेटेस्ट से 5.5 घंटा, एंड सो ऑन। फिर उसको मैं एक ग्राफ में प्लॉट करता था हर दिन, ऐसा नहीं एक साथ। जैसे आज के मैं वो ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास अभी फोटो वो ढूंढना पड़ेगा, बट मैं आपको कल जरूर दिखा दूंगा। तो फिर क्या करा, मान लो 5 घंटा पढ़ा तो एक ग्राफ बना लिया 5 आवर्स का। फिर अगले दिन 6 घंटा तो 6 घंटे का ग्राफ बना लिया। फिर अगले दिन मान लो 7 घंटा 7 घंटे का। फिर अगले दिन मान लो 2 घंटा तो 2 घंटे का। फिर अगले दिन मान लो फिर से 5 घंटा 5.5 घंटा। तो ऐसे करके बहुत बड़ा सा ग्राफ बना लिया। तो मेरे को है ना अपना स्टडी आवर्स दिख जाता था कि स्टडी आवर्स कितना रहा। ठीक है, तो स्टडी आवर्स मुझे दिख जाता था, तो मुझे ये पता चल जाता था कि क्या चल रही है पढ़ाई। और ये ग्राफ जो है वो मैं अपनी वॉल पे चिपका देता था, दीवार पे। बहुत यूनिक तरीका था ये, बहुत यूनिक तरीका, मेरे को मेरे एक टीचर ने बताया था। तो उन्होंने तो बस बोला था कि ऐसे लिख के रखो, ग्राफिकली मैंने उसको खुद से मतलब थोड़ा सा प्लॉट करना सही समझा। तो अब क्या हो गया ना, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको दिखाई देगा कि इस महीने मेरी पढ़ाई कितनी रही है, कितने बार मैंने पढ़ाई करा है, कितने घंटे पढ़ाई करा है ना। और फिर वो ऐसा भी नहीं कि आप टेबल में बैठ के बस जो है अपने स्टॉप वॉच के आवर्स बढ़ा रहे हो। ठीक है, अच्छा ये वाले जो ग्राफ्स है ना, पूरा 1 साल का ग्राफ है मेरे पास, पूरा 1 साल का, आज भी रखे हुए इतने सालों बाद। तो कभी अपनी फिजिकल क्लास होगी तो मैं आपको ला के दिखाऊंगा। और ऑनलाइन क्लास में आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जिसमें मेरे दीवार पे चिपका हुआ है। तो आई विल शो इट टू यू समडे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि उससे एक डिसिप्लिन बनता है। वरना आप क्या सोचोगे पता है कि यार ठीक है, आज नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, परसों भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे आप सोचोगे कि ठीक है यार, आईआईटी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एनआईटी मिल जाएगा, एनआईटी मिला नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, कोई अच्छे प्राइवेट से नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, कोई भी कॉलेज से कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे थॉट्स आपको आएंगे, आप है ना सेटल करना स्टार्ट कर दोगे एवरेज से। वो मत करना कभी भी। भाई जब आपको लाइफ में बेस्ट पाने का मौका है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। क्योंकि आप नहीं, आप उसके लिए पुश नहीं करोगे, कोई और करेगा। बट आप कर सकते हो ना, आपके पास पोटेंशियल है, थोड़ी तो यूटिलाइज करना है। देखो हम लोग तो, हम टीचर्स तो आपको पुश कर रहे हैं ना उस चीज़ के लिए। आप बस जो उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करोगे तो अपने आप उस पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऑन सम अदर डे आई विल शो यू द ग्राफ, है ना, क्योंकि अभी मैं ढूंढूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। कहीं सेव्ड होगी वो फोटो, बट डेफिनेटली मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन में अभी भी है। फ़ोन में मैं उसको सेव रखता हूँ बट पीसी में नहीं। ठीक है, मैं आपको कल वल दिखा दूंगा। आपको अगर याद होता है तो मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना, प्लीज शो दैट फोटोग्राफ, तो मैं दिखा दूंगा। चलिए, काफ़ी मैंने बीच में आज टाइम वेस्ट कर दिया। कमिंग बैक टू दिस, है ना, फोटोग्राफ के साथ मैं आपको फिर सारी स्टोरी बता दूंगा, है ना। ठीक है, पूरी जो जो आप मेरे से अभी कमेंट में पूछ रहे हो,
एक एक चीज मैं अभी सब बता दूंगा आपको कि पेपर कैसा गया था एंड एवरीथिंग, सब बता दूंगा मैं आपको। कमिंग टू द पॉइंट, x+2 काट दो। अब ध्यान रखना है कि x का वैल्यू टू नहीं, -2 नहीं हो सकता है, क्योंकि x -2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, है ना। तो x² - 6x+13 बचा अपने पास बस। ठीक है, ओके। अब अपने पास क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया है, x² - 6x+13 बचा हुआ है। नाउ व्हाट वी शुड डू, लॉगरिदम लॉगरिदम ऑफ ये वाली चीज लिखिए, इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लीज आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कीप योर पेन डाउन, डोंट डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, -6, -6 का हाफ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना। तो x-3 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। एक 13 दूर लिखा हुआ है। अब सुनो मेरी बात, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, इतना ही आसान होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, बट ये जो -3 है इसका स्क्वायर आपको चुपके से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब -9 हमें करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहा हूं मैं, आपको सिखा दूंगा सब कुछ, डोंट वरी। तो लॉग ऑफ x-3 का होल स्क्वायर, 13 - 9, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए एक चीज कि x-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मैं ये जो लॉग के अंदर वाला आइटम है, लॉग के अंदर वाला आइटम, इसका रेंज निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बेटा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका रेंज निकाल सकते हैं, यस और नो बताइए जल्दी से। इसका रेंज अपन निकाल सकते हैं, इसीलिए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली ट्रिक है ना, ये भी मेरे को समझ में नहीं आई थी जब मेरे को मेरे टीचर ने बताया था। क्यों, क्योंकि आपको तो मैं फिर भी बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मेरे को बहुत फास्ट पढ़ाया जाता था, इतना फास्ट कि मतलब आप अगर देख सकते हो तो देख लो, अदरवाइज भाड़ में जाओ। क्योंकि हमारे बैच में ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और मैं लास्ट में बैठता था, लास्ट बेंच पे। तो अब आप देख लो कि कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आपको खुद से स्ट्रगल करना है। ठीक है, उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था कि रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सके, रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, मतलब आपको एक बार ही समझना है सब कुछ, दोबारा कभी नहीं समझना रहेगा। तो ये सब जो x², मैं खुद से ही क्वाड्रेटिक लिखता था, x² + 9x + 17 ऐसे खुद से, और खुद से ही परफेक्ट स्क्वायर कॉपी के लास्ट पेज में बनाते रहता था, जब तक मेरे को एक्सपर्ट की तरह फील नहीं हो जाता कि अब मेरे को ये चीज जो है बहुत अच्छे से आती है, तब तक बनाते रहता था। तो जैसे मैं क्या सिखाया आपको, ये 9 जो है इसका हाफ करना है, खत्म, x + 9/2, और 17 तो लिखा हुआ है, फिर ये 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, 81/4 बन गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, फिर एक और लिख दूंगा, x² + 16x + 32, कुछ भी मन से लिख दिया, है ना। फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये 16 का हाफ कितना होता है, 8, तो x + 8 का होल स्क्वायर, खत्म। और ये 32 दूर लिखा हुआ है, इसको रहने दो। अच्छा, ये 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 64 हो चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कम टाइम में बनाना आना चाहिए, कम से कम टाइम में आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो विद इन द गिवन टाइम अगर आप बनाएंगे तो ही फायदा है यार, है ना, आपको टाइम बचाना है ना। तो ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि कोने में आप जो है प्रैक्टिस करो, और कॉपी के लास्ट पेज में प्रैक्टिस करो, ये मैथमेटिक्स के अलावा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी किया करो। खुद से छोटी छोटी चीज ऐसे प्रैक्टिस किया करो कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलिए, सो कमिंग टू बैक टू दिस, ये जो अंदर आइटम लिखा है इसका आप बताइए जल्दी से मुझे, कोई भी इस पूरे आइटम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे, बोल के या फिर टाइप करके, डोंट वेस्ट माई टाइम। ये रेड वाली लाइन जो करी है मैंने, लॉक को छोड़ दो बाहर, लॉक को भूल जाओ आप। जो अंदर रेड वाली लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये हाईलाइट, हाँ जब ये हाईलाइटेड पोर्शन मिनिमम हो जाए। क्योंकि यार 4 तो फिक्स है, 4 तो नंबर है बेचारा, वो चेंज थोड़ी होगा। लेकिन x-3 चेंज हो सकता है, जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करोगे, x वेरिएबल है ना, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज इट कैन वेरी। तो x चेंज हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब ये मिनिमम होगा तब ये ओवरऑल मिनिमम होगा, तो 0 + 4 इज गोइंग टू बी 4। तो इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा 4, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताइए मुझे, इस परफेक्ट स्क्वायर का, इस पूरे रेड वाले का, पर मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी, 4 to ∞। सिखा चुका हूं मैं आपको क्वाड्रेटिक का रेंज जो जो सिखाया ना, उसको अपन थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से और अप्लाई कर रहे हैं।
तो लॉग के अंदर क्या लिखा है, एक ऐसा आइटम लिखा है लॉग के अंदर जो 4 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। लॉग के अंदर एक ऐसा आइटम लिखा है जो 4 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पता है? अच्छा, लॉग का बेस कुछ नहीं है, तो बेस क्या मानेंगे अपन? 10 मानेंगे। मैं आपको लॉग चैप्टर पूरा डिटेल में सिखा चुका हूं ना। किसी ने, कोई ऐसा नहीं है अपनी क्लास में ना जिसने लॉग चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है? एनीवन, मेरे को ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से बता देना, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। कोई अगर ऐसा है जिसने लॉग चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो फिर भाई मैं आपको रिकॉर्डिंग्स शेयर कर चुका हूँ। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। सारे लेक्चर धीरे धीरे पढ़ा है। हर दिन अगर आप एक लेक्चर भी देखते हो तो भी आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा लॉग। बाई चांस किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो, बिकॉज वो पूरा पढ़ा देना दोबारा से इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। अदरवाइज ऑल मतलब एनीवे आई डू इट ऑन सम डे अगर ऐसा लगा मुझे, बट आप लोग प्लीज़ रिकॉर्डिंग से देखते रहिए, है ना। चलिए, तो बताइए अब, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? लॉग ऑफ 4 टू द बेस, मतलब लॉग ऑफ 4 लिखा हुआ है। या ऐसा सोचो कि एक सामने ऐसी क्वांटिटी लिखी जिसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब इस पूरे लॉग का मिनिमम वैल्यू अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जब इसके अंदर वाला आइटम मिनिमम हो, तो अंदर वाला आइटम मिनिमम कब होगा? 4 पे। तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10। और इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब लॉग के अंदर अपन ने मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट रखा हो, मतलब इन्फिनिटी। लॉग ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 10। यस और नो? ठीक है, लॉग ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 10, ये हो जाएगा रेंज। सुनो मेरी बात, मेरे को ये इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थोड़ी चाहिए था, मेरे को तो ये लॉग का चाहिए था। कोई बात नहीं, डरो मत आप ये सोचो कि लॉग के अंदर भाई, लॉग को जितना आप खिलाओगे उतना वो आउटपुट देगा, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट देगा। तो अपन उसको इनपुट कितना दे रहे? 4 से लेकर इन्फिनिटी। सबसे छोटा इनपुट क्या दे रहे? 4। तो सबसे छोटा आउटपुट वो किसके करस्पॉन्डिंग देगा? 4 के करस्पॉन्डिंग। और वो क्या देगा? लॉग 4 टू द बेस 10। तो सबसे छोटा वैल्यू जो जो वो देगा ना, दैट विल बी log 4 टू द बेस 10। और सबसे बड़ा वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग देगा? जब आप उसको इन्फिनिटी इनपुट दोगे। ठीक है ना। देखो इधर, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका जो आउटपुट है, इसका जो रेंज है, इसका जो आउटपुट है, वो लॉग के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो भी आउटपुट देगी, है ना, वो इस लॉग के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। बोलो यस और नो, आ रहा है समझ में? तो इसका आउटपुट क्या है? 4 टू इन्फिनिटी। ये वाला जो आउटपुट होगा वो इस लॉगरिदम के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन ने क्या करा? लॉग को इनपुट बेसिकली अपन ने 4 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर दिए हैं, है ना। अब उनमें से सबसे छोटा आउटपुट कब आएगा? जब अपन यहाँ पे 4 रखेंगे। जब सबसे छोटा इनपुट रखेंगे तो सबसे छोटा आउटपुट आएगा। और जब अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो सबसे बड़ा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो y का रेंज हो जाएगा ये, log ऑफ 4 टू द बेस 10 से लेकर log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 10। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने जो स्टॉप वॉच वाला ट्रिक बताया है, आप एक स्टॉप वॉच जो है खरीद सकते हो। अमेजोन में जाओ, ठीक है, पॉकेट स्टॉप वॉच करके टाइप करना, बहुत सस्ते में आपको एक स्टॉप वॉच मिलेगा। थोड़ा अच्छा वाला लेना, बहुत सस्ते के चक्कर में खराब भी मत ले लेना, चलेगा नहीं। कमेंट्स, उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लेना। ठीक है, दिस स्पेशल ट्रिक इज गोइंग टू गिव यू अ गुड एडवांटेज। ठीक है, ये $1,000,000 एडवाइस थी मेरे लिए तो। और मेरी एक आदत थी, मेरे जो टीचर्स जो बोलते थे ना, मैं उनको भगवान मान के पूरा फॉलो करता था कि भाई आपने बोला है तो अब मैं पूरा फॉलो करूंगा, क्योंकि उनको सब पता है ना यार। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचर्स जो थे देवर ऑलरेडी IITians। मुझे पता था कि भाई इस बंदे ने अगर एग्ज़ाम क्लियर किया है तो इसकी बात में दम होगा, इसकी बात सुन लेते हैं डेफिनेटली। सुनेंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो आई यूज़ टू फॉलो इट रिलीजियसली, पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ फॉलो करता था। तो आप में भी वो हैबिट होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका फ़ायदा अपने आप होगा। ठीक है। ओके, तो रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन देखते हैं अपन, है ना।
देखिए रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? यस विनायक, है ना? आप जो कह रहे हो उस बात का जवाब यस है। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन मैं उस बारे में अलग से क्लास रखूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं फेस टू फेस उस बारे में बात करूँ जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो अभी। ठीक है, पूरी बात करूंगा मैं आपसे कि कैसे मैंने एग्जाम दिया था, है ना, मेरे समय पेपर कैसे आया था एंड क्या क्या हुआ था। सब मैं अब बात करूंगा उस बारे में आपसे, लेकिन फिजिकल क्लास में बात करूंगा। ठीक है, या फिर अपन कोई एक सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरा दिन बस मस्ती करेंगे, बात नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही हो भले ही, हम उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे। तो वी विल क्रिएट अ सेशन ऑफ सच काइंड। मे बी अपन कोई पर्टिकुलर सैटरडे फिक्स कर लेंगे एक, उस दिन हम सिर्फ बातें करेंगे। आप अपनी दुनिया भर की जितनी भी क्वेरीज है मेरे सामने ला के आप पूछिए। ठीक है, देखिए रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल जो लिखा है मेरे सामने, इसका क्या मतलब होता है? रैशनल का मतलब क्या होता है? आपने कभी ये देखा है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? सोच कर देखो। नहीं देखा होगा ना, आज देखेंगे अपन, कोई बात नहीं। या फिर एक क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, या फिर एक सॉरी क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लीनियर कर लो ना पहले। या तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ऊपर नीचे लीनियर, और ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। कुछ समझ में नहीं आया ना? देखो मैं समझा रहा हूँ, अभी समझाया कहाँ मैंने भाई। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को अपन रैशनल फंक्शन कहते हैं, खत्म बात। बात समझ में आई मेरे को? मेरी बात समझ में आई आपको? पॉलिनोमियल लीनियर भी तो एक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1 का, और क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 2 का। तो दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं तो उसको अपन एक रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फंक्शन कहते हैं। अपने को इनका रेंज निकालना है। क्या निकालना है? इनका रेंज निकालना है। ठीक है, तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं अभी थ्रू दिस क्वेश्चन। आर वी रेडी? पक्का? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, आप इधर है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख दो, IIT JEE 2007। आपको पता है क्या हुआ था? ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना आपको, इसके बेसिस पर एक मैच द कॉलम आ गया था। मैच द कॉलम समझते हैं आप? उसमें 4 कॉलम होते, तो 4 क्वेश्चन हो गए, है ना? जेई एडवांस की बात कर रहा हूं। तो 4 टू से 8, 8 नंबर का सिर्फ और सिर्फ मैच द कॉलम आ गया था। 3 नंबर का भी होता है कई बार, लेकिन उस समय 2 नंबर का था शायद एक क्वेश्चन। पूरा मैच द कॉलम आ गया था सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के बेसिस पर। तो आपने अगर ये सीख लिया तो आपके 8 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में पक्के। और 8 नंबर समझते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? 100% मार्क्स पे सिलेक्शन थोड़ी होता है, 90% पे भी थोड़ी होता है। आपके अगर जेई एडवांस में 45%, 40 से 45 होता है, बट चलो मैं सेफ साइड के लिए हमेशा 45 बोलता हूँ। अगर आपके टोटल में से 45% स्कोर है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप IIT में जाके बैठ जाओगे इतने स्कोर पे। समझ रहे हो? तो उसमें 8 नंबर के एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर तो। मतलब आपका अगर पेपर, ऐसे तो पेपर जो है फिक्स नहीं होता है ना, इट इज़ वेरिएबल। पेपर जो होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन मान लो कि पेपर जो है वो 500 नंबर का हुआ, 500 नंबर का हुआ, तो उसमें से अगर आपको 45% मार्क्स आ जाते हैं, 45% कितना हो जाएगा? कुछ 225। तो इसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन। मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, आप है ना रूल ऑफ थंब के हिसाब से 50% मान लिया करो। कितना ही फर्क है 45-50 में, एक आइडिया लग जाएगा कि आधे नंबर होने चाहिए, तो आपको IIT में सीट मिल जाएगी। तो वो 50% नंबर के लिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा मैच द कॉलम में आ गया था। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो वाई ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ y। फाइंड द रेंज ऑफ y। अपने क्वेश्चन देखकर तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है। फाइंड द रेंज ऑफ y।
बट अब कैसे रेंज निकालेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। रेडी? अच्छा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा x बिलोंगिंग टू r। उसका कुछ मतलब होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। मतलब x जो है वो सारे रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका और क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस होगा वो अपन देखेंगे धीरे से। राइट नाउ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं आपको है ना 10-15 सेकंड सफर करवाना चाह रहा हूँ। डू यू वांट टू सफर? ठीक है, थोड़ा सा सफर करते हैं। पहले सोचो कि इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप सॉल्व कर पाओगे? इसकी रेंज निकालना है, इस फंक्शन की औकात निकालना है। औकात होती है रेंज। तो कैसे निकालेंगे भाई? हाउ डू वी फाइंड द रेंज? सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। कुछ भी दिमाग में हिट नहीं कर रहा है ना? किसी के दिमाग में कुछ हिट कर रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे निकालेंगे रेंज। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनल फंक्शन में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, खत्म बस। वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये लिखना काफी जरूरी है, मैं आपको सिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। तो y को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू 3x और y इंटू 4। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई एक्स प्लस 4 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहां तक तो समझ में आया कि क्या किया मैंने, क्यों करा, इसका मतलब नहीं पता अपने को। क्या किया ये तो समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या सर हर बार करना है? यस, हर बार करना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। ठीक है, दिस यू हैव टू डू। अब क्या करें आप, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एलएचएस में बुला लो। इस एक्स स्क्वायर को अगर अपन ने एलएचएस में बुलाया, सबको एलएचएस में बुला लो। तो एक्स स्क्वायर को एलएचएस में बुलाओगे तो क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर के साथ आएगा ना, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर। सोच कर देखना है ना, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और वाई माइनस वन हो गया। यहाँ पे देखिए 3y(x) और -3, -3 इधर आके +3 बन जाएगा। तो 3y(x) प्लस 3x, x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4y-4। तो 4y-4 में 4 भी कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ तक लिखे। ओके, नाउ लिसन। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेटेड टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा है इधर, प्लीज सामने हर कोई, ये लिखा है समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है। अब इनफैक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब है जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो ना हो। ठीक है, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है y-1, ये जीरो ना हो जाए। अगर ये जीरो हुआ ना, तो ये एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास फिर लीनियर बचेगा। तो हम लोग है ना क्या बोलेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डेफिनेटली व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1। तो दो केस लेने पड़ेंगे बस अपने को, एक तो y नॉट इक्वल टू 1 वाला, ठीक है, और एक y इक्वल्स टू 1 वाला। जब y 1 हो गया तब ये लीनियर हो जाएगा, जब ये y नॉट इक्वल टू 1 होगा तब ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो कि दो केस लेके अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन केसेस लेना जरूरी है, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये लीनियर है। उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। जब y 1 नहीं होगा तब ये क्वाड्रेटिक है। अब मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है,
अगर आप लिख रहे हो तो स्टॉप राइटिंग, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी इजी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको बोल रहा है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर सम रियल एक्स, मतलब ये जीरो हो रहा है किसी रियल एक्स के लिए। दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब जो है ना, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जीरो होगा, किसके लिए जीरो होगा, किसी रियल एक्स के लिए जीरो होगा। अच्छा, जीरो होने का मतलब क्या होता है, उसके रूट्स है, मतलब, और उसके रूट्स भी क्या है, कोई रियल एक्स की वैल्यू है ना, किसी रियल एक्स के लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब उसके रूट्स रियल है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग, आपकी खोपड़ी में बात घुसी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो होगा फॉर सम रियल एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसके रूट्स रियल है। तो अगर इसके रूट्स रियल है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है, बताइए मुझे। रूट्स नेगेटिव। सॉरी, फिर से बताइए। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में तो नॉन रियल रूट होते हैं ना, उसमें तो इमेजिनरी रूट होते हैं, यहाँ तो रियल रूट है। डी नेगेटिव तो तब लगाते हैं जब रियल रूट नहीं होता, यहाँ पे तो रियल रूट है, और अगर रियल रूट है तो अपन क्या बोलेंगे, डी नेगेटिव थोड़ी बोलेंगे, डी पॉजिटिव बोलेंगे। और आपको हर क्वेश्चन में यही चीज करना रहेगा कि सिंस एक्स बिलोंगिंग टू रियल, आप क्या बोलोगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये अपन सिर्फ ये वाले केस नंबर 1 के लिए करेंगे, क्यों, क्योंकि केस नंबर 2 के लिए तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, केस नंबर 2 के लिए ये तो लीनियर है, उसको मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, फॉर केस नंबर 2 दिस इज नॉट इवन अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ लीनियर, फॉर दैट आई विल सॉल्व इट सेपरेटली। ठीक है, वी विल चेक इट सेपरेटली, बट फिलहाल आप ये देखें कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये जीरो हो रहा है किसी रियल एक्स के लिए, तो रियल एक्स के लिए जीरो हो रहा है मतलब इसके रूट्स रियल है, और रूट्स रियल है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, या इक्वल टू जीरो भी चलेगा। अरे डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे ना, लेकिन फिर भी रियल तो रहेंगे। इमेजिनरी रूट्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनफैक्ट अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा देख लिया है, तो अपने को पता है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका अप्लाई कर देता हूं मैं, क्या आप इसका डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर सकते हो, पक्का। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब ये वाला एक्स का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए ये हो जाएगा, इंटू सी ये हो जाएगा, तो फोर ए सी हो जाएगा। रेडी है, करें। अच्छा देखो, यहाँ पे 3y+3 लिखा हुआ है, 3y+3 लिखा है, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो ना पहले ही, तो 3 × y+1 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ना, 3 × y+1x। नाउ लिसन केयरफुली, तो बी स्क्वायर मतलब 3 × y+1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 × ए कितना है y-1, इंटू सी कितना है 4 टाइम्स y-1, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, बात समझ में आ रही। y ≠ 1 तो अपन ने सॉल्व कर लिया, y = 1 जो है वो अपन सेपरेटली चेक करेंगे बाद में, हो सकता है आप कंफ्यूज हो पहले दो क्वेश्चंस में, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में काफी खतरनाक डर लग रहा है हमें, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये 3y+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 टाइम्स y+1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 × 4 हो जाएगा 16, y-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या करूँ, इसको खोल दूँ, खोल सकते हैं वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। देखो ये समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है, क्या आपने पढ़ा है, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या होता है, एलिफेंट प्लस कैमल इंटू एलिफेंट माइनस कैमल। यहाँ पे वही लिखा है, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल, a+b a-b। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × y+1, अरे ये 3 × y+1 का ही तो स्क्वायर है, और ये 4 × y-1 का स्क्वायर है, तो a+b, ये पहला फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा a-b। सिंपल कैलकुलेशन है, डरने की जरूरत नहीं है।
पहली बात तो आप है ना क्वेश्चन से डरना बंद कर दो और उनको फेस करना स्टार्ट करो, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक IITians। डर के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है अपने को, फैक्टराइजेशन तो किया है अपन ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3y+1। खोल देते हैं ना पूरा उसको, खोल दो चलिए। 3y+3+4y-4, 3y+3 -4y +4। तो 3y+4y कितना होगा, 7y। और 3 - 4 हो जाएगा -1, तो 7y-1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y-4y अरे ये तो इनइक्वालिटी सर, आपने इतना ज्यादा इनइक्वालिटी पढ़ा दिया है कि अब तो ये सब छोटी चीज लगेगी। देखो कैसे, 3y-4y-y और 3+4 7, y-y+7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप इस इनइक्वालिटी का आंसर लिखने के काबिल हो, लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं। तो 7y-1 इंटू, ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -y+7 को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से, y-7 हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा इनइक्वालिटी पढ़ा है ना कि ये सब छोटी छोटी बातें अब आपको आसान लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता था कि जिसको इनइक्वालिटी नहीं आती वो पूरा क्लास 11th पूरा क्लास 12th स्ट्रगल करेगा, इसलिए मैं वहां पे बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने और अपन ने पूरा प्रीलिप को सॉल्व किया, नाउ दिस इज लाइक बच्चों का प्रॉब्लम फॉर अस। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? 1/7। 1/7 and -7। ठीक है, तो और दोनों पे अपने को क्लोज करना है क्योंकि इक्वालिटी है। वेवी कर्व बनाएंगे तो <0 ये वाला पोर्शन आएगा नीचे वाला। तो y बिलोंग्स टू 1/7 से लेकर 7, ये आपका आंसर होना चाहिए। और y का रेंज पता चल गया अपने को, तो यही तो आंसर चाहिए था भाई अपने को। सोचो, वी वांटेड टू फाइंड द रेंज ऑफ y ना, और y का पता चल गया। y बिलोंग्स टू मतलब y की औकात पता चल गई अपने को, 1/7 से 7 के बीच में ही रहेगा y, और यही तो रेंज होता है। अपना आंसर आ चुका है भाई, बस इसमें एक फाइनल टच देना है, एक फाइनल टच देना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट इतना आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज 98% ऑफ द सॉल्यूशन, 2% बचा है अभी भी, ठीक है। ठीक है, इतना लिखो पहले आप। तो अपन ने जो जो सीखा, एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, और आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। ओके, मैं इधर जा रहा हूं, राइट कॉलम में मैंने जो छोटा सा बनाया, अगर y 1 हो गया तो क्या भाई, y अगर 1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये तो लीनियर हो जाएगा। प्लीज आगे देखिए हर कोई। हाँ, अगर y1 हो गया तो y1 मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0x², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 × y+1 मतलब 1+1 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6x। और यहाँ पर y1 डालेंगे। सुनो मेरी बात, अब मैं पहले फिर से आपको समझाता हूँ कि क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। y अगर 1 हो गया तो ये वाला केस अपन सेपरेटली चेक करेंगे। हमको ये चेक करना है कि y वाकई में 1 हो सकता है या नहीं। y क्या है, रेंज, एक्सप्रेशन है ना, उसी का तो रेंज है, जो फंक्शन है उसी का तो रेंज है। y इज बेसिकली फंक्शन, अपने को चेक करना है कि y 1 हुआ तो क्या हो। तो y1 के लिए अपन क्या करेंगे, y1 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। y1 यहाँ पे पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो y=1 को अपन सेपरेटली चेक कर लेते हैं, और कैसे चेक करेंगे, विल पुट। तो इधर आ जाएगा 0x², फिर यहाँ पे y को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1+1 2, 3 × 2 6x, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 0 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया। प्लीज स्टॉप राइटिंग, बड़ी आसान सी बात है, एक एक सेंटेंस में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कि y को 1 बनाने के लिए हमें थोड़ा अलग से चेक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब y 1 होगा तो अपन डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगा सकते, तब वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। जब y 1 हो जाएगा तब क्वाड्रेटिक वाला फंडा नहीं लगा सकते, तो अपन ने अलग से किया। अच्छा,
तो y को 1 बनाने के लिए x को 0 होना पड़ेगा, मतलब y का 1 बनना पॉसिबल है। कैसे? जब आप x को 0 रख दोगे, क्वेश्चन में रख के देख लो ना, जब इस क्वेश्चन में आप x को 0 रखोगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, 0² माइनस 3 इंटू 0 बचेगा 4, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 4, 4/4 कितना होता है 1, ये लो भाई y बन सकता है 1, मतलब y का 1 बनना संभव है। संभव का मतलब समझते हो ना आप, पॉसिबल है। ठीक है, खैर आप लोगों को तो मराठी आती है, मराठी इज मोर क्लोजर टू संस्कृत, है ना। तो y का 1 होना पॉसिबल है, उसके लिए y को 1 करवाने के लिए इस दुनिया में x एग्जिस्ट करता है 0, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब होती है वो मैं आपको अभी से समझा देता हूँ। सुनो बच्चों, मान लो मैं इसको सॉल्व करता और कुछ ऐसी सिचुएशन x इज इक्वल टू 0, तो बड़ी खूबसूरत सिचुएशन है, कुछ ऐसा आ जाता अगर कि 2 इज इक्वल टू 5, मान लो कुछ ऐसा आ जाता, तो इसको अपन क्या कहते हैं, नॉनसेंस। उस केस में अपन इसको बोलते हैं नॉनसेंस, क्योंकि 2 और 5 बराबर नहीं। तो अगर नॉनसेंस आ जाता ना, तो आप क्या बोलते पता है, आप ये बोलते कि y कभी 1 नहीं हो सकता, y कैन नेवर बी 1, क्योंकि y को 1 बनाने के लिए कोई x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जब हम y को 1 बनाना चाह रहे हैं तब हमारे सामने नॉनसेंस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब y 1 बन नहीं सकता है। उस केस में आप क्या करते हैं, फाइनल रेंज में से y को एलिमेंटल सब्ट्रैक्ट कर देते उस केस में, अगर नॉनसेंस आता तो। बट अभी तो नॉनसेंस नहीं आया है, और अगर नॉनसेंस नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे, y को फाइनल रेंज में इंक्लूड कर देंगे y इज इक्वल टू 1 को, देयरफॉर इंक्लूड y इज इक्वल टू 1 इन द फाइनल रेंज। ठीक है, इंक्लूड y इज इक्वल टू 1 इन द फाइनल रेंज। मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, थोड़ा सा तो होगा ही होगा। तो y इज इक्वल टू 1 को फाइनल रेंज में 1 को डालेंगे, तो अच्छा देखो ये वाले इंटरवल में 1 आता है या नहीं आता है बच्चों, मुझे ये बताइए। 1/7 होता है 0.14, यस टेल मी। 0.14 से लेकर 7 के It बीच, comes. हाँ इसके बीच में 1 पहले से होता है, तो आपको जबरदस्ती खुद से ऐसे यूनियन करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस इंटरवल में 1 नहीं आता तो अपन ऐसे जोड़ते, बट अभी इस इंटरवल में पहले से 1 इंक्लूडेड है, तो अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा आपको ये वाला पार्ट तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाले पार्ट में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ आपको, सेकंड वाले पार्ट में जो राइट कॉलम वाला पार्ट है। कोई बात नहीं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। Will you please roll up? हाँ प्लीज, यस, इसको आप लिख लो अच्छे से। एंड एक और क्वेश्चन आज अपना करना जरूरी है, भले उसके लिए मुझे 2-3 मिनट ज्यादा पढ़ाना पड़े, है ना। Done, sir. ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आर यू रेडी? ठीक है, मैं तो रेडी हूँ, आप भी रेडी हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x square plus 2x minus 2 upon x square plus 2x plus 1 for all x belonging to the set of real numbers। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आज का लेक्चर सक्सेसफुल है। ठीक है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, इसी के बेसिस पे और कल के होमवर्क के बेसिस पे। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस। कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और क्वाड्रेटिक बनाना है। तैयार है अपन, थोड़ा फास्ट करें। देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, खोल लेते हैं, तो आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई एक्स, 2 इंटू वाई एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, सबको एलएचएस में बुला लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1x स्क्वायर। बेटे इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख दिया, फिर अगला x वाला टर्म, ये 2yx और 2x, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 2yx माइनस 2x, x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत है बताइए।
ये 2 भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बाहर 2 आ जाएगा, प्लस y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये आप नहीं भी लिखो तो आपके दिमाग में रखना जरूरी है, बट चलो मैंने लिख दिया, अपन बिगिनर्स है तो अपन लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये 0 हो रही है फॉर सम रियल x, कोई रियल x के लिए ये 0 हो रही है, मतलब इसके रूट्स रियल है, इसके रूट्स रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। आपको हर बार सेम चीज करना है, रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है, ठीक है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक कब है, जब y नॉट इक्वल टू 1 है, तो y नॉट इक्वल टू 1 पहले लेंगे और y इक्वल्स टू 1 सेपरेटली लेंगे अपन, ठीक है। तो y अगर 1 हो गया तो उसको अपन सेपरेटली चेक करेंगे, और y नॉट इक्वल्स टू 1 को अपन पहले चेक कर लेते। y अगर नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? ओके फाइन। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं इसका लगा देता हूँ, तो 2 इंटू वाई माइनस 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ रहा है कैसे कर दिया? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 1 के लिए अपन सेपरेटली चेक करेंगे, देख लेंगे अपन सेपरेटली चेक करके। अच्छा, मैं अभी से चेक कर लूँ, आप चाहो तो अभी से भी कर सकता हूँ या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे इधर देखो, 4y माइनस 1, 4 इंटू वाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे। तो 4 इंटू वाई माइनस 1 को अपन ने कॉमन ले लिया, 4 इंटू वाई माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 2। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो इधर लिखेंगे अपन 4 टाइम्स y माइनस 1, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2, बस हो गया सॉल्व। ये y और माइनस वाई कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, -3 आएगा यहाँ से, है ना। तो बाहर एक 4 है तो -4 और 3, 4 और -3 -12 हो जाएगा, -12 इंटू वाई माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -12 से अपन डिवाइड कर देंगे, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये तो काफी इजी इनइक्वालिटी है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 1। तो अपने पास y का रेंज आ चुका है। y का रेंज क्या आ गया, y इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। चलिए, लेकिन ना रुको, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है अपना, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब y इज इक्वल टू 1 के लिए अपने को सेपरेटली चेक करना चाहिए। 98% सॉल्यूशन तो हो चुका है अपना, 2% और बचा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो इधर प्लीज, हर कोई सामने देखो, हर कोई सामने देखो यहाँ। y इज इक्वल टू 1 के लिए सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब y 1 होगा तब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इसके लिए अपने को खुद से फंडा लगाना पड़ेगा। खुद से फंडा लगा लो, क्या दिक्कत है। y की जगह 1 डाल के देखो, जब y की जगह 1 डालोगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3। देखो इधर क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, व्हाट इज 3 इज इक्वल टू 0? दिस इज नॉनसेंस, Fine. नॉनसेंस। अब ये अगर नॉनसेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि y को 1 बनाने के लिए इस दुनिया में कोई x एग्जिस्ट करता ही नहीं। दुनिया में ये x पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जो y को 1 बना सके इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में y का 1 बनना असंभव है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, कि आप बोलोगे कि देयरफॉर, आप चाहो तो इसको लिख लो पहले, है ना, वर्ड्स में, कि नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट which can make y
इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने से लिख लिया करो, चलो मैंने लिखवा दिया भले। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, तो एक्सक्लूड y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द फाइनल रेंज। भाई जब y 1 हो ही नहीं सकता है तो उसको फाइनल रेंज से हटाना पड़ेगा ना, तो y इज इक्वल टू 1 को फ्रॉम फाइनल रेंज हटा दो। हटा देंगे, क्या दिक्कत है। तो फाइनल रेंज क्या है बेटा, ये है, इसमें से 1 हटाना है तो कैसे हटा दूं मैं, ये 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, उससे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं क्या करूंगा, ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा। तो यहां लिखेंगे अपन फाइनल रेंज। फाइनल रेंज क्या है, देयरफॉर फाइनल रेंज ये हो जाएगी y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 ओपन, खत्म। आपको ये माइनस ऑफ 1 करने की जरूरत थोड़ी है, बस ओपन ब्रैकेट लगा दो, उससे काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप माइनस ऑफ करली ब्रैकेट 1 करते हो तो भी वो सही है, बट ये ज्यादा सही है ना। ओके, तो दिस इज द फाइनल रेंज। क्या आपको रैशनल फंक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन गेट, बट इतना समझ में आना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो आपको फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या आप ये खुद से कर पाएंगे, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्योंकि क्लास चालू होगी तो मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछूंगा कि किसने सॉल्व किया है और किसका क्या आंसर आया है। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। आपको मैं 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, है ना। सो दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक में कॉमन रूट होगा और एक में रेंज होगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको, और उसको सॉल्व करना आप, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है, तो एक बार और फिर से रिवाइज करना अभी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू, टेक केयर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं थोड़ी देर लाइव रहूंगा अगर पूछना हो तो।